नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार फिर से एक बार रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मित्रों हम सेट 3 पे बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इसको मैं एक बार कुछ समय के लिए वीडियो कर ले रहा हूं और इसको आप 1-2 बार कम से कम पहले पढ़ लें ताकि समझाते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सब क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया हुआ है, तो मित्रों पहला जो आपका प्रश्न है कि भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कोचीन, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोचीन, यानी ए उत्तर आपका है ना। तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोचीन, याद रखिएगा। इसके बाद कहता है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है। किसने कहा? मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है, किसने कहा? तो इसका उत्तर जो आपका है वो है आपका जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, यानी इसका उत्तर जो है बी है, सर जॉन मार्शल। तो याद रखिएगा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाता है, किसने कहा था? तो सर जॉन मार्शल। और एक और बता दें कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन एडम स्मिथ दे रहा है, तो आपको बता दें कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की, धन का विज्ञान, यानी एडम स्मिथ धन का विज्ञान या वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी। ये लगभग 1776 ईस्वी में किया था। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो आपको बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना किया था, वेल्थ ऑफ नेशन वो आपका किया था एडम स्मिथ, है ना। और कब किया था? तो 1776 ईस्वी में किया था इन्होंने। इसके बाद इनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पे है सर थॉमस ग्रेशम। तो सर थॉमस ग्रेशम की हम चर्चा कर लें तो आपको बता दें कि सर थॉमस ग्रेशम जो है, इन्होंने कहा था कि अगर मार्केट में या अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार का नोट हो, एक असली और दूसरा नकली, तो धीरे धीरे जो है नकली नोट मार्केट में रह जाता है और असली जो नोट है वो चलन से बाहर हो जाता था। तो ये बात किन्होंने कहा था? तो ये थॉमस ग्रेशम ने कहा था, है ना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, तो उसका उत्तर आपका सर जॉन मार्शल होगा। इसके बाद आइए, मुद्रा के प्राथमिक अथवा प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा के प्राथमिक अथवा प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी ये 2 जो उत्तर होगा, यानी विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो मुद्रा के प्राथमिक अथवा प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये 2 जो है अति आवश्यक, यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। तो दिमाग में रखना है कि मुद्रा के प्राथमिक अथवा प्रमुख कार्य क्या हैं? तो आपका विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसके बाद कहता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चौथा प्रश्न आपका है मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा, मानसून शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो अरब देश से हुआ है, यानी अरब वासियों ने ही सबसे पहले आपका मानसून शब्द का प्रयोग किया। आपको बता दें कि मानसून शब्द जो है जिसका अर्थ होता है
हवाओं का उलटफेर। और भारत में जो बारिश होती है वो आपका दक्षिण पश्चिम से होती है, दक्षिण पश्चिम से भारत में बारिश होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द से हुआ है, यानी अरब देश से हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आपका 5वां है कि कांगो नदी का खोज किसने किया। कांगो नदी का खोज किसने किया, तो यहाँ पे उत्तर होना चाहिए सर हेनरी स्टैनली, यानी इसका उत्तर क्या है, सर हेनरी स्टैनली। ये जो है कांगो नदी का खोज किया था। अगर आपको बोलेगा कि कांगो नदी के मुहाना का खोज किसने किया, कांगो नदी का मुहाना की बात करेगा तो यहाँ पे आपका डिगो काओ हो जाएगा ना। यानी अगर मुहाना की बात करें, कांगो का मुहाना का बात करें तो आपका चर्चा हो जाएगा आपका डियोगो काओ। और अगर आपको कांगो नदी का खोज की बात करें तो आपका सर हेनरी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है मुंगो पार्क, तो मुंगो पार्क जो है जो कि आपका स्कॉटलैंड का रहने वाला था और इसने नाइजर नदी का खोज किया था। किसका किया था, नाइजर नदी का खोज किया था ना, नाइजर नदी का खोज किया था कौन, मुंगो पार्क। और यहाँ पे डियागो जो था वो पुर्तगाली था, क्या था, पुर्तगाली था। और इसने आपका कांगो का मुहाना का खोज किया था। तो कांगो नदी का खोज का अगर बात कहा जाए तो आपका सर हेनरी स्टैनली होगा, यानी उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद कहता है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा मैगिनॉट रेखा जो है वो आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। तो याद रखिएगा मैगिनॉट रेखा जो आपका किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच, यानी यहाँ पे छठा का उत्तर सी हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ सोवियत रूस और फिनलैंड, तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन रेखा है। याद रखिएगा ये दोनों के बीच के जो रेखा है वो है मैनरहीन, यानी मैनरहीन रेखा जो है वो आपका सोवियत रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। अगर यूएसए और कनाडा की बात करें तो 49वीं रेखा जो है ये आपका यूएसए और कनाडा को जोड़ती है। तो यहाँ पे तीनों क्लियर हो गया होगा कि मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और मैनरहीन जो रेखा है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है, और 49वीं रेखा जो है वो आपका यूएसए और कनाडा के बीच है। इसके बाद आइए सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सुनामी आपको बता दें कि एक भूकंप जो आपका समुद्री भूकंप है। जब धरती पे भूकंप आता है तो उसको भूकंप का हम लोग दर्जा देते हैं, लेकिन यही भूकंप जब आपका समुद्र में आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, है ना। तो इसका उत्पत्ति जापान से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका बांग्लादेश, ताइवान और चीन दिया हुआ, तो इसमें से कोई उत्तर नहीं है, यानी आपका उत्तर क्या होना चाहिए, जापान होना चाहिए, है ना। यानी सुनामी शब्द का जो आपका उत्तर होगा वो जापान होगा। चूँकि इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम नन ऑफ दीज मानेंगे, है ना। तो सुनामी एक आपका शक्तिशाली भूकंप की बात कहा जाता है और ये समुद्र में आता है। 2004 में देखिए आपका सुनामी जो आया था लगभग 25 लाख लोगों को डैमेज किया था। तो सुनामी जापानी शब्द है ना। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है, तो आपको याद रखिएगा रूस। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। अगर यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन है कनाडा, तो कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, कैमा है, दूसरा है। ब्राज़ील आपका 5वां है, और यहाँ पर चीन जो है आपका यहाँ पे तीसरा है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका देश है वो आपका रसिया है, रूस है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आपका 9 पे चर्चा करेंगे। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के कुल कितने इकाई को बांटा है, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के कुल 6 इकाई में बांटा है। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो 6 है वो आपका 6 कौन कौन है, तो ये 6 जो है आपका जाति है, क्या है, जाति है, वंश है,
कुल है, गण है, वर्ग है और आपका संघ है। तो इसमें जो आपका पूछेगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन है। तो सबसे छोटी यहाँ पे जाति हो जाएगा, है ना। और अगर कुल की बात करें तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो है, कहता है इन्फ्लुएंजा का खोज किसने किया। तो इन्फ्लुएंजा का खोज जो है वो स्मिथ ने किया। याद रखिएगा, उत्तर ए, यानी कौन किया, स्मिथ ने किया। किसका किया, इन्फ्लुएंजा का खोज किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है शाविन। तो शाविन जो यहाँ पे पोलियो का टीका का खोज किया, है ना। तो यहाँ पे पोलियो की बात करा जाए, पोलियो की टीका का बात, तो ये आपका शाविन ने किया। और इवान बोस्की जो है ये वायरस का खोज किया। किसका खोज किया, वायरस का। ये रूस के रहने वाले थे, वायरस। तो वायरस का खोज आपका इवान बोस्की ने किया। तो यहाँ पे उत्तर आपका इन्फ्लुएंजा का स्मिथ होना चाहिए। कहता है कि वायरस का बाहरी आवरण किसका बना होता है। वायरस का बाहरी आवरण किसका बना होता है। तो उत्तर होना चाहिए आपका प्रोटीन, है ना। कि वायरस का जो बाहरी आवरण है उस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद कहता है कि सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः कहाँ था। तो याद रखिएगा फ्रांस। सीजीएस है उसका जो आपका प्रचलन पहले था वो आपका कहाँ था, तो फ्रांस में था, दिमाग में रखिएगा। बाद में इसके जगह जो है एमकेएस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसके पहले आपका क्या प्रयोग किया जाता था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, है ना। तो याद रखिएगा कि सीजीएस पद्धति का जो प्रचलन है पहले था वो आपका फ्रांस में था। ग्राहम बेल जो आप जान रहे हैं कि ग्राहम बेल जो है आपने खोज किया था, जो यूएसए के रहने वाले थे। ग्राहम बेल कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे, है ना, यूएसए के रहने वाले थे। और इन्होंने टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों का खोज किया था, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा, है ना। इन्होंने टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों का खोज किया था। इसके बाद आ जाइए मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे। आप जानते हैं ये काफ़ी आपका प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग। इसको हम लोग मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, यानी इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला आपका नेपाल से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है आपका बिहार से है ना। काफ़ी फेमस है। इस पेंटिंग में आपका टहनी, ब्रश, उंगली, नीब, कलम, माचिस, दिया, सलाई आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना कि मधुबनी पेंटिंग जो है आपका बिहार से जुड़ा हुआ है। और इसका देखिए हाल में ही आपका बउआ देवी जो है जिसको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका बिहार राज्य से। इसके बाद अंधा युग का लेखक जो है आपका धर्मवीर भारती है। कौन है, धर्मवीर भारती, यानी अंधा युग का लेखक धर्मवीर भारती है। इसके बाद अगर आप देख लीजिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है। तो रश्मि रति, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब आपका रश्मि रति। इसके बाद आपका इसका एक और पुस्तक था संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। यहाँ पे देखिए मोहन राकेश है। तो मोहन राकेश का भी बहुत सा, जैसे लहरों का राजवंश, लहरों का राजहंस। इसके बाद और भी है पैर तले ज़मीन, ये सब इनकी रचना है। आषाढ़ का दिन, है ना, फिर आखिरी चट्टान तक,
ये सब इनका रचना। यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो इनका भी कुछ पुस्तक है, जैसे विक्रमादेव, संपत्ति शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये महावीर द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पे अंधा युग जो है ये क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएगा, धर्मवीर भारती। क्लियर है। इसके बाद 16 कहता है कि अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। यानी अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक की रचना कौन की, तो पीवी नरसिम्हा राव। यानी यहाँ पे उत्तर होना चाहिए बी, है ना। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो 1982 में हुआ, क्योंकि 1971 में आपका युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसी वर्ष जो एक और घटना घटा था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसी दौरान जो है 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। और इस समय जो आपको बता दें कि देश का जो आपका प्रधानमंत्री हमारे थे वो इंदिरा गांधी थे, और जो इंदिरा गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी, और एक तरफ जो थे पाकिस्तान के जुल्फ़िकार भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये जो थे आपके पाकिस्तान के प्रधान, दोनों के बीच में ही शिमला समझौता हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन 18 को, कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न है ये। 1814 से 1893 तक ये आपका ब्रिटिश सेना न्यायाधीश के रूप में रहे, और ये बंगाल इंजीनियर्स के साथ मिल करके बहुत सारे संस्था का भी निर्माण किए। तो भारतीय पुरातत्व की जनक की बात कहा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जॉन मार्शल भी दिया हुआ है, तो जॉन मार्शल के बस संबंध में इतना ही याद रखना है कि जो जॉन मार्शल जो है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ था। ये भी आपका भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक के रूप में थे। यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने भारत में ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि जो आपका अशोक जो थे, अशोक के शिलालेख को भी पढ़ने का प्रयास इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्लियर है, तो बस दिमाग में इतना ही रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं भारत में यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किससे चलता है। तो आपको बता दें यहाँ पे ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, पुराना वेद, यानी ऋग जो है वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद जो आपका जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना से संबंधित है। यहाँ पे सामवेद का संबंध जो है संगीत से है, संगीत से है यानी गायन से है। और यहाँ पर यजुर्वेद का बात करें तो ये इसका संबंध यज्ञ से है। तो यहाँ पे यज्ञ से संबंधित जो विधि हो जाएगा वो आपका यजुर्वेद हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सुभद्र। क्या हो जाएगा? सुभद्र हो जाएगा, है ना। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। आपको बता दें यहाँ पे आनंद और सारीपुत्र जो था उनका काफ़ी प्रिय शिष्य था। राहुल उनका पुत्र था, है ना, पुत्र। कौन था? राहुल पुत्र था। सुभद्र जो है आपको बता दें कि पावा में चुंद के द्वारा दिया गया मांस के खाने के कारण वो बीमार पड़ गए थे। इसके बाद वो आपका चले आए थे जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। वहाँ पर आ कर के उन्होंने क्या किया कि यही जो आपका सुभद्र है, सुभद्र जो कुशी नगर का रहने वाला था, कुशी नगर का रहने वाला था, इसी को अंतिम उपदेश उन्होंने दिया। इसके बाद श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित किया। VVI प्रश्न है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो श्रवण बेलगोला में आपका जो गोमतेश्वर का मूर्ति का स्थापना किया चामुंडाय
ने किया है। कौन किया? चामुंडाई। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए, चामुंडाई ने किया था। ये गंग वंश का था। गंग वंश का सेनापति कहिए या मंत्री कहिए, सेनापति भी था और मंत्री भी था। तो इसने ही आपका गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो लगभग आपका 47 फुट ऊंचा है ना। और याद रखिएगा कि श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में आपका श्रवणबेलगोला है। इसके बाद आ जाइए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे देखिए 4 नाम होगा, सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद। ये चारों भाई थे। क्या थे? चारों भाई थे। और इसने 1855-56 में ये आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ये आपका आदिवासी विद्रोह था, जब अंग्रेज इस पे अत्याचार कर रहा था आदिवासियों पर। तो ही 4 भाई ने मिलकर के कड़ा जवाब दिया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 1855-56 में घटित हुई थी। इसके बाद कहता है राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 23 क्वेश्चन राज्यसभा का संरचना का बात करें तो अनुच्छेद 80 होगा, यानी अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा की संरचना का बात करता है। यहाँ पर 81 की बात करें तो ये हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा। और यहाँ पर 79 का बात करें तो संसद हो जाएगा, संसद की स्थापना की बात करता है। और 80 आपका क्या है? राज्यसभा की संरचना। तो यहाँ पे उत्तर आपका अनुच्छेद 80 हो जाएगा। कहता राष्ट्र का वास्तविक शक्ति निहित होती है। तो राष्ट्र का वास्तविक शक्ति जो निहित होती है वो आपका राष्ट्रपति में होती है। किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री में होती है। राष्ट्रपति जो है अवास्तविक प्रधान है, यानी वास्तविक जो प्रधान है, वास्तविक प्रधान वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्र का वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। याद रखिएगा यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान। इसके बाद पर्यावरण संतुलन रहने के लिए कितना वन होना चाहिए? आपको बता दें मित्रों कि पर्यावरण जो है आपको शुद्ध रहेगा, उसके लिए आपको 33.33% वन का होना अति आवश्यक है। आप चाहते हो कि आपका पर्यावरण काफ़ी डेवलप रहे, विकसित रहे या फिर अच्छा रहे, अनुकूलित रहे, तो आपको 33.33% वन होना अति आवश्यक है। हालांकि बिहार में कहें तो 7 से 8% है ना, बिहार में वन है। अगर आप हरियाणा की बात करें तो 4% पर आपका वन है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो आपका पर्यावरण शुद्ध है उसके लिए आपको 33.33% वन होना अति आवश्यक है। तो आप आसानी से सारे प्रश्न को समझ गए होंगे मित्रों। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।